इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित प्रोविजंस जो आपको बताया गया है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 में, और साथ ही साथ हम सेक्शन 33 को भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर हमने डिस्कस कर चुके हैं 31 तक के प्रोविजंस, सेक्शन 31 तक के प्रोविजन हमने कवर कर लिया है। यदि आप नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने स्वीकृति, संस्वीकृति आदि को देखा था। तो आज के सेशन में हम सेक्शन 32 और 33 की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि आपको कोई डाउट आता है मेरे लेक्चर से रिलेटेड तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी डाउट है आप मैसेज करिए, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 32 की। तो सेक्शन 32 क्या बात करता है, डाइन डिक्लेरेशन संबंधित कुछ प्रोविजन बताता है। यहाँ पे टोटल 8 क्लॉज बताए गए हैं, जिसको हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है उसकी हेडिंग क्या है 32 की, कि वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसने कोई ऐसा कथन कर दिया या फिर कोई ऐसा अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखा हुआ किसी बुक्स में, और बाद में वो क्या है, वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है या फिर मर गया है, ठीक है ना, या फिर उसको विलंब के बिना नहीं बुलाया जा सकता। अगर बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा विलंब हो जाएगा मामले की परिस्थिति के अनुसार। तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके जो प्रीवियस स्टेटमेंट थे उसको रिलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 32 में। अब इसमें 8 क्लॉज बताए हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैरेक्ट में देखें तो यहाँ पर सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक, अब यहाँ पे जो डाइन डिक्लेरेशन है अब वो या तो लिखित हो सकता है या फिर मौखिक हो सकता है, और साथ ही साथ ये अगर इशारों में भी कुछ ऐसा कथन किया गया है तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। अब ये कैसे रिलेवेंट होगा इशारों वाला, उसमें एक केस था, ठीक है ना, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बैरेक्ट में देखें तो सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है, ठीक है ना, जो मिल नहीं सकता है या फिर साक्ष्य देने के लिए क्या है, असमर्थ हो गया है, या फिर कोई बीमारी होगी, कुछ हो गया, ठीक है ना, या वहाँ पर साक्ष्य नहीं दे सकता है उसको दोबारा जो उसने कथन किया था, या फिर उसको हाजिरी इतनी विलम्ब, अर्थात इतना विलम्ब हो जाएगा उसको बुलाने में, या फिर व्यय उपाप्त किए बिना नहीं की जा सकती, अर्थात न्यायालय जितना युक्तियुक्त समझता है उससे कहीं ज़्यादा उसमें खर्च हो जाएगा उसको बुलाने में, इसलिए उसके जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसी को क्या माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है ना, तीन तीन पॉइंट है इसके। और उसके बाद है ये सब क्लॉज वन। सब क्लॉज वन क्या बात करता है, जब वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो, अर्थात जो कोई स्टेटमेंट किया गया था वो किससे संबंधित है, किसी की मौत के कारण से, कि उसकी डेथ कैसी हुई, ठीक है ना, तो उस प्रकार का ये प्रोविजन एक में बताया गया, सब क्लॉज वन में बताया गया है। अब यहाँ पे बैरेक्ट में देखें तो जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में हो या उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्रश्नगत हैं वे सुसंगत हैं। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ठीक है, कि उसके मौत के बारे में है, कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, इससे रिलेटेड उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, या फिर उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, अर्थात कोई ऐसा संव्यवहार किया गया था कि उसके फलस्वरूप उसके बाद ही क्या हुआ, उसकी मौत हो गई, तो उसके बारे में बात करता है उसका स्टेटमेंट। या तब क्या है कि किसी भी मामले में कि अगर उसका मौत के कारण प्रश्नगत है तो वे क्या हो जाएंगे, वे स्टेटमेंट रिलेवेंट माने जाएंगे, चाहे उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कथन किया है, मान लीजिए उस व्यक्ति ने जिसने कथन किया है उसको उस समय जब ये कथन किए गए थे, अर्थात मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, जब यह कथन कर रहा है तब इसको हो सकता है कि मृत्यु की प्रत्याशंका नहीं थी, मतलब कि उसको पता नहीं था कि उसकी मौत होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। और क्या है, उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्रसंगत होता है, प्रकृति कैसे ही क्यों ना हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका रिलेवेंट हो जाएगा उसका जो स्टेटमेंट था। अब इससे रिलेटेड एक केस था, कौन सा, पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ये समझते हैं कि इस केस में था क्या, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन था जिसने क्या किया, उधार दिया था, कुछ पैसे उधार दिया था एक लेडी को, जहाँ पे इसने पैसे तो पहले नहीं चुकाए, लेकिन बाद में क्या हो कि इसका विवाह हो गया किसी व्यक्ति से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने एक पत्र लिखा फिर बाद में,
कि आप आएँ और जो अपने उधार पैसे दिए थे उसको लेके जाएं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अपने वाइफ को बताया कि हाँ ऐसा पत्र आया है कि मुझे पैसे लेने जाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये पैसे लेने गया जिस ट्रेन से, तो उसी ट्रेन में दूसरे दिन क्या हुआ कि उसकी बॉडी मिली थी, लाश मिल गई कि उसको मार दिया गया था और ट्रेन के एक डब्बे में रख दिया गया। तो यहाँ पे जो इसने अपनी वाइफ को स्टेटमेंट दिया था कि हाँ मुझे बुलाया है, पत्र उधार दिया था मैंने पैसा, वही लेने जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उसका डाइन डिक्लेरेशन हो जाएगा यहाँ पर कि उसने पत्र लिखा था उस लेडी ने, तो ये क्या हो गया, उससे सुसंगत हो जाएगा। तो यही चीज़ बताया गया था पाकाला नारायण स्वामी बनाम किंग में, जो 1939 का बाद था। उसके बाद है एक केस और था, शरद बिरदी चंद बनाम महाराष्ट्र राज्य। और इसमें क्या हुआ था कि अभिनिर्धारित किया गया यानी हेल्ड किया गया था कि जरूरी नहीं कि मृत्युकालिक कथन मृत्यु के समय ही की गई हो। अर्थात इस केस में क्या हुआ कि एक लड़की थी जिसका क्या हुआ कि विवाह हुआ और 4 महीने बाद उसकी क्या हुई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर उसने 4 महीने तक जो भी है उसने ससुराल में रहकर अपने बहन को पत्र लिखा था कि हाँ उसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है ना, उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है वो उस डाइन डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट मानी गई थी इस केस में। और बोला गया था कि यह जरूरी नहीं कि जो मृत्युकालिक कथन है मृत्यु के समय ही की गई हो। अब उसने क्या किया, उस औरत ने कि अपनी बहन को क्या किया था, पत्र लिखा था बहुत सारे पिछले 4 महीनों में, जब उसकी मौत हुई थी उससे ठीक पहले, कि उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहे हैं या फिर कुछ हिंसा हो रही है, उसको मारपीट हो रही है, दहेज को लेकर किसी भी कारण से हो रही है। तो उसमें जो पत्र था वो क्या हो गया, डाइन डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट माना गया अंडर सेक्शन 32 ऑफ क्लॉज 1 में। उसके बाद है दूसरा केस और कौन सा था, अब क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस था जो इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि इसमें एक लड़की थी जिसका गला काट दिया गया था, ठीक है ना, गला काट के मार दिया गया और वो होश में रहते हुए भी वह कुछ बोल नहीं पा रही थी और हाथों से क्या किया कि इशारे किया कि हाँ इसी व्यक्ति ने क्या किया था, उसका गला काटा था और नाम ऐसे समझा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इशारों के माध्यम से भी उसका डाइन डिक्लेरेशन माना गया था उसको। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो ये लिखित होना चाहिए या फिर मौखिक होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इशारों में भी किया जा सकता है डाइन डिक्लेरेशन, लेकिन वो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए था। उसके बाद है एक केस और था के रामचंद्र का मामला। यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो अत्यंत घायल था, ठीक है ना, बहुत चोट लगी थी, उसने FIR कराया और FIR कराने के बाद क्या हुआ, 1 घंटे बाद मर गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे मृत्युकालिक कथन माना। जो FIR थी उसे भी क्या माना गया यहाँ पर, इस केस में मृत्युकालिक कथन है, डाइन डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट माना गया था और इसी के आधार पर कन्विक्ट किया गया था, दोषी करार किया गया था। और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कथन किया था उसी के बाद क्या बोला था कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा कथन क्या किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट के द्वारा ही दर्ज किया जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 घंटे बाद मर गया, तुरंत मर गया था और अत्यंत घायल भी था और उसने डाइन डिक्लेरेशन के रूप में क्या हुआ, FIR भी करा दी। वैसे नॉर्मल माना नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि तुरंत बाद 1 घंटे बाद मर गया था, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने डाइन डिक्लेरेशन माना था। तो ये था आपका क्लॉज 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें क्लॉज 2 की। यहाँ पे क्या है कि कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो। मान लीजिए ऊपर तो हो गया कि डाइन डिक्लेरेशन, मान लीजिए मर गया था व्यक्ति, उससे रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कोई कारोबार में अर्थात कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में अपने बुक्स वगैरह रखता है कि हाँ इसको इतना दिया पैसे, इतने लेने हैं पैसे, इसको उतना उधार दिया, उससे रिलेटेड कोई मामूली अनुक्रम तो करता रहता है, ठीक है ना, वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करता रहता है बिजनेसमैन। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड प्रावधान किया गया है क्लॉज 2 में। तो यहाँ पे क्या है कि कारोबार के अनुक्रम में किया गया है। अब बैरेक्ट में देखते हैं सबसे पहले, जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था। किसमें किया गया था, कारोबार रहता है बिजनेस के मामूली सर्कमस्टांसेस जो होती है ना, उसमें बुक्स वगैरह रखी जाती है, तथा विशेषता है जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य क्या मतलब होता है कि प्रोफेशनल जो ड्यूटी होती है उसके तहत रखी जाने पर पुस्तकों में उसके द्वारा की गई प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में, अर्थात मेमोरेंडम के रूप में, अथवा
उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अस्वीकृति है। अर्थात यहाँ पे कुल मिला के ये है कि यदि बिजनेस के अनुक्रम में कोई ऐसी बुक्स रखी जा रही है जहाँ पर क्या है कि किसी धन, माल, प्रतिभूति या किसी भी किस्म की संपत्ति से संबंधित प्राप्ति के लिए लिखित हस्ताक्षर है, ठीक है ना, या अभिस्वीकृति है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो रिलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2 में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यदि वह व्यक्ति जिसने ऐसा क्या किया है, एंट्री की है उसमें, ठीक है ना, प्रविष्टि की है वहाँ पर जो भी कथन है, और वह नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर उसके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये बात करते हैं आपका क्लॉज 2। अब यहाँ पे बात करें कि जैसे कि एक और पॉइंट है, या अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो उसके द्वारा प्राय दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती है। तो यहाँ पे जो डेट लिखी जाती है, डेट वगैरह ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 32 और क्लॉज 2 में। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि का के जन्म की तारीख के बारे में एक मृत शल्य चिकित्सक ने, अर्थात कोई डॉक्टर था, ठीक है ना, वो मर गया था, लेकिन उसने क्या किया, एक डायरी रखता था, ठीक है, कारोबार के अनुक्रम में, और उसमें क्या किया, इस कथन की प्रविष्टि की थी कि उस दिन, यानी कि जिस दिन उसका जन्म हुआ का उस दिन क्या हुआ कि की माता का प्रसव कराया था, अर्थात डिलीवरी कराई थी। तो यह सुसंगत तथ्य माना जाएगा। डॉक्टर तो है नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जो डायरी रखी जाती थी ना, और हर चीज़ जो भी करता था उसकी डेट लिखता था कि किसका इलाज किया, क्या किया, ठीक है ना, उसके बारे में। तो अगर डॉक्टर मर भी जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उसका स्टेटमेंट था डायरी वाला, वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तारीख के बारे में क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया ये। उसके बाद बात करें क्लॉज 3 की, तो क्लॉज 3 क्या बात करता है कि करने वाले हित के विरुद्ध है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा है कि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट में देखें, जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध, या जबकि यदि यह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का बाद लाया जा सकता था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन उठा है न्यायालय में कि क्या का को अमुक भूमि का भाटक दिया गया, ठीक है ना, मान लीजिए ए है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि क्या ए को किसी भी भूमि का रेंट दिया गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए के मृत अभिकर्ता, अभी इसका जो है मृत अभिकर्ता यानी कोई एजेंट था जो मर गया है, तो आ के नाम पर क्या किया, जिसमें कथन है कि उसने ए को निमित्त भाटक प्राप्त किया, अर्थात कि ए के लिए कि उसने, एजेंट ने क्या पत्र लिखा था कि ए के आगे उसके बिहाफ पे उसने क्या किया है, रेंट प्राप्त कर लिया है और उसने ए के आदेशाधीन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह रिलेवेंट हो जाएगा, सुसंगत तथ्य हो जाएगा। तथा यदि बाद में क्या होता है कि उसके विरुद्ध अगर कोई दांडिक अभियोजन चलता है, कोई नुकसानी के बाद चलाया जाता है, तो वहाँ पर ये इसका कथन जो होगा एजेंट का, यानी जिसने पत्र लिखा था ए को, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी इसमें क्लॉज 3 में। उसके बाद है क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या बात करता है, अथवा लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि किसी रूढ़ी या फिर लोक अधिकार के बारे में क्या कर रहा है, कोई राय दे रहा है, कोई अपने ओपिनियन दे रहा है, और उसके बाद क्या होता है, बाद में वह व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो ऐसा कथन कर रहा है, कोई राय दे रहा है, विवाद उत्पन्न होने के पहले किया गया होना चाहिए। बाद में अगर देता है तो वो भी रिलेवेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे पूरा देखते हैं बैरक में क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में कोई राय देता है, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है कि हाँ यह अधिकार है सबका, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का, या फिर यह रूढ़ी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उसके अस्तित्व के बारे में क्या दे रहा है, कोई राय दे रहा है, तो वह कथन सुसंगत हो जाएगा क्लॉज 4 में। जबकि ऐसा कथन विवाद उत्पन्न होने के पहले किया गया होना चाहिए। मान लीजिए डिस्प्यूट, जब ये कथन किया गया था, कोई राय दी गई थी किसी अस्तित्व, किसी लोक अधिकार रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में, तब वहाँ पे क्या हुआ, वह डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट होने के पहले किया गया होना चाहिए ऐसा कथन, तभी वह क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा क्लॉज 4 में। तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि
प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोक मार्ग है। मान लीजिए कोई रोड थी, ठीक है ना। अब उसके बारे में प्रश्न है कि क्या यह लोक मार्ग है, ठीक है ना, पब्लिक वे है कि नहीं है। तो उसके बारे में एक ग्राम के मृत ग्रामीण, अर्थात कोई मर गया है, ठीक है ना, ग्रामीण गांव का, उसने पहले क्या किया था, का के द्वारा किया गया कथन, अर्थात जो उनका ग्रामीण था जो मर गया है, तो उसने क्या किया था पहले कि वह सड़क लोक मार्ग है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि विवादक जो प्रश्न उठ रहे हैं उस मामले में उससे पहले किया गया होना चाहिए कथन। तो वो कब कर रहा है, पहले कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेवेंट कथन हो जाएगा। का कह रहा है कि हाँ ये लोक मार्ग है, ये पहले किया था मरने से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद है क्लॉज 5। क्लॉज 5 बात करता है फैमिली से रिलेटेड है ये, अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या है, जबकि कथन किन्हीं व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण अर्थात एडॉप्शन पर आधारित किसी नातेदारी के संबंध में है, जो यह कथन करता है कि सुसंगत है, लेकिन वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न उठाए जाने के पूर्व किया गया हो। अर्थात कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ए और बी का विवाह वैध रूप से हुआ था या नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है न्यायालय के सामने कि क्या ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो उनका विवाह जो हुआ है वो वैध रूप से, लीगल रूप से हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर जो मृत पादरी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक मृत पादरी यह कथन करता है कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिनमें उसका कराना अपराध होता है। यहाँ पे सुसंगत हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो कथन ऐसा कर रहा है वो क्या हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने पहले ऐसा कथन किया था किसी से, या फिर कहीं ऐसा रिकॉर्ड किया है उसने, तो उसका कथन ये सुसंगत हो जाएगा कि हाँ कि उसने विवाह में ऐसी परिस्थितियों में करवाया था जिसमें उसका कराना क्या था, अपराध था, ऑफेंस था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन क्या किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा कि उसका जो विवाह था वो अवैध रूप से हुआ था। क्योंकि उसका कथन था पादरी का कि उसने जो विवाह कराया था वो उस परिस्थिति में कराया था जिसमें उसका अपराध होना उसने स्वीकार किया था पादरी ने। तो ये चीज़ हो जाएगी रिलेवेंट। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लॉज 5 है, तो जो ऐसा कथन कर रहा है वो क्या हो चुका है, मर चुका है, और जिसके बारे में ऐसा कथन किया जा रहा है वो क्या है, जिंदा है, अलाइव है। और उसके बाद क्लॉज 6 से बात करें तो यहाँ पर भी फैमिली की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसके रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा है क्लॉज 6 में वो मर चुके हैं, लेकिन क्लॉज 5 में जो था जिनके रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा था वो क्या थे, जिंदा थे। तो ये बस इतना ही दोनों में फ़र्क है कि ऊपर क्या थे, जो जिनके रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा था वो क्या थे, जिंदा थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिनके रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा है वो मर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कौटुंबिक बातों से, अर्थात जो पारिवारिक बातें होती हैं उनसे संबंधित बिल या विलेख में किया गया है कोई कथन, तो वो क्या होगा, सुसंगत होगा। अब कैसा बिल या विलेख होना चाहिए, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच, अर्थात कोई जो व्यक्ति मर गया है, ठीक है ना, तो उनके बीच क्या होना चाहिए, रक्त विवाह अर्थात जो ब्लड रिलेशन होते हैं, या फिर विवाह से रिलेटेड हो गया, या फिर दत्तक ग्रहण अर्थात एडॉप्शन पर आधारित किसी नातेदारी यानी कि पारिवारिक किससे संबंध है किससे नहीं उसके बारे में, और उस परिवार के बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति क्या था, अंग था, अर्थात जिसकी मौत होगी तो वो किसी उस परिवार का क्या था, सदस्य था। और ऐसा कहाँ बताया गया है, किसी बिल या विलेख में, या फिर किसी परिवार के चित्र में था, कोई कौटुंबिक चित्र बनाया गया था परिवार का, उसमें क्या दिखाया गया था कि हाँ उसका अंग था, उस परिवार का वह सदस्य था। जहाँ पर यह कथन क्या किया था, प्राय किए जाते हैं या फिर किया गया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सुसंगत हो जाएगा, जबकि ऐसा कथन विवाद उत्पन्न होने के पहले किया गया होना चाहिए। अर्थात जो मृत व्यक्तियों के रिलेशन बता रहा है, कोई पोर्ट्रेट बनाया गया था, कोई फैमिली ट्री बनाया गया, चित्र बनाया गया था, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसे बिल या विलेख बनाया गया था, कहाँ उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो मृत व्यक्ति है वो क्या है, उस परिवार का अंग था, सदस्य था, तो ये क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। तो ये है आपका क्लॉज 6। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि प्रश्न यह है कि क्या का जो मर चुका है, खा का पिता था। अब यहाँ पे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि प्रश्न यह है कि जो ए है, ए कौन क्या है, वो अब मर चुका है, तो खा का पिता था कि नहीं,
यहाँ पे प्रश्न ये है, तो का के द्वारा किया गया कथन कि खा उसका पुत्र है सुसंगत तथ्य है। अर्थात जो का था वो मरने से पहले क्या बोलता था कि हाँ खा जो है मेरा पुत्र है, तो ये चीज़ सुसंगत हो जाएगी कि हाँ खा का पिता ही कौन था, का था। उसके बाद है क्लॉज 7। क्लॉज 7 में क्या बात किया जा रहा है कि धारा 13 खंड का में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है। अब यहाँ पे ही देख लेते हैं बैरेक्ट में क्या दिया है सबसे पहले। तो जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख, बिल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है। अर्थात कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी ऐसे बिल या फिर विलेख में, अर्थात कोई डीड बनाई गई थी, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा विलेख बनाया गया था, रिकॉर्ड ऐसा बनाया गया था, या फिर किसी ऐसा दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे क्या है ऐसा कथन अंतर्विष्ट है और ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा सेक्शन 13 के खंड का में वर्णित है, जहाँ पे हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है ना, सेक्शन 13 को। तो यहाँ पे क्या है कि अर्थात जिन व्यक्तियों के द्वारा ये संव्यवहार किए गए थे, अर्थात जो सेक्शन 13 के खंड का में एविडेंस के बताया गया जो दस्तावेज वगैरह बताए गए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा ये संव्यवहार किए गए हैं वे या तो मिल नहीं रहे हैं या मर गए हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उनका स्टेटमेंट था पहले जो विलेख में किया गया था या किसी दस्तावेज में किया गया था, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा सब क्लॉज 7 में। बस इतना बात करते हैं आपको सब क्लॉज 7। उसके बाद बात करें सब क्लॉज 8 की। तो यहाँ पे क्या है कि अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। अर्थात मान लीजिए कई व्यक्ति हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई ऐसा कथन कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं का या धारणाओं को अभिव्यक्त किया है, तो क्या है कि और वो क्या है अब नहीं मिल रहे हैं या मर गए हैं, उनका कथन क्या हो जाएंगे, सुसंगत हो जाएंगे। बस इतना बात करते हैं आपका सेक्शन 18। यहाँ पे सेक्शन 32 के क्लॉज 8 में क्या बात किया जा रहा है, यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति हैं जो अपनी फीलिंग्स और इम्प्रेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो क्या हुआ है कि अब नहीं मिल पा रहे हैं या फिर मर गए हैं या फिर आने में क्या है असमर्थ है, तो उनका जो कथन था पहले वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 32 ऑफ क्लॉज 8 में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो सेक्शन 32 है, तो सेक्शन 32 की अब क्या बोला जाता है, रूल ऑफ नेसेसिटी, ये एक सिद्धांत है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या बात किया जा रहा है कि किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगति। अर्थात यहाँ पे यदि कोई किसी साक्ष्य में कोई ऐसा कथन किया गया था किसी साक्षी के द्वारा, तो मान लीजिए कोई विटनेस है, ठीक है ना, अब इसने क्या किया किसी केस में कुछ ऐसा कथन किया जो जिसके आधार पर कुछ कन्विक्शन वगैरह हुआ जो रिलेवेंट हुआ। अब उसी कथन को क्या किया जा सकता है, बाद वाले किसी भी कार्यवाही में रिलेवेंट माना जा सकता है अंडर सेक्शन 33 में। तो इसको देख लेते हैं, क्या है कि वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, वह साक्ष्य किसी पश्चातवर्ती कार्रवाई में तब सुसंगत होगा जब वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं रहा है, प्रतिपक्षी के पहुंच के बाहर कर दिया गया है या विलंब या अधिक व्यय के बिना उपस्थित नहीं हो। सेम वही चीज़ है कि यदि मान ली कोई की साक्षी ने कोई ऐसा कथन किया है किसी न्यायिक कार्रवाई में या फिर विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसा कथन किया गया है, ठीक है ना, तो वह साक्ष्य क्या होगा, किसी पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत माना जाएगा। कब, जब वह साक्षी क्या है कि मर गया है या फिर मिल नहीं रहा है या फिर क्या है कि जो प्रतिपक्षी थे उनकी पहुंच के बाहर कर दिया गया है, तब उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट था उसको क्या किया जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई है, परंतु जो उस साक्षी ने कथन किया था तब वो सुसंगत माना जाएगा जब वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों यानी जो सेम पक्षकार जो पहले थे उन्हीं पक्षकारों के या फिर उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी, या फिर प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार और अवसर था, तो तभी क्या हो जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। और विवाद प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सार्थक वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में, अर्थात जो विवादक प्रश्न थे वो पहले वाले कार्रवाई में थे, और वही चीज़ क्या है जब बाद में कार्रवाई प्रोसीडिंग हो रही है बाद वाले केस में, तो वही चीज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, उसी विवाद प्रश्न पर, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 33 ऑफ एविडेंस एक्ट में। अर्थात किसी भी साक्षी के पश्चातवर्ती कार्रवाई में क्या किया जाएगा, उसके जो स्टेटमेंट थे प्रीवियस उसको क्या किया जाएगा, सुसंगत माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेक्शन
2 एंड सेक्शन 33। तो यदि आपको कोई डाउट आता है मेरे लेक्चर से रिलेटेड तो आप इस इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।